हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटास। आई होप योर इंग्लिश एग्जाम वेंट वेल। अच्छा गया हो या उतना अच्छा ना गया हो, हमें अगले एग्जाम पे तो फोकस करना ही है। सो दैट इज व्हाई इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज डेज एंड effectively study for economics. You can read this disclaimer once, okay? I will move on. सो तुम सभी लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे होगे, तो मैं एक्स्ट्रा 10 या 15 कॉम्प्लेक्स चीजें बता के आपके प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बल्कि कुछ एक्शनेबल टिप्स बताएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। सो आई हैव लिस्टेड अ फ्यू टिप्स फॉर बोथ आईईडी एंड मैक्रो। आईडी के लिए व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चन, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं एंड इन क्वेश्चंस को आप आइडियली तभी आंसर कर सकते हैं व्हेन यू आर जेन्युइनली प्रिपेयर्ड फॉर दोस क्वेश्चंस, एंड यू कैन प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस टू अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन थ्योरी। सो वैसे भी IID is all about theory. So whether you are studying from your NCERT या फिर किसी रेफरेंस बुक like संदीप गर्ग और VK ओरी, so जितना ज्यादा आप उन चैप्टर्स के कंटेंट को रिटेन कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, try to do that. Third important thing is there are very few PYQs, so don't invest much time there. आईडी की बुक पहले 11th क्लास में चलती थी, इस वजह से ज्यादा पीवाईक्यूज मिलेंगे नहीं, कुछ साल के ही मिलेंगे। सो बस उनको ढूंढने की कोशिश करो, वो मिल जाए तो उनको प्रैक्टिस करो, बट उसके अलावा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फोर्थ थिंग इज मस्ट रीड द एनसीईआरटी वंस इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास 3-4 दिन है फॉर प्रिपरेशन, सो एनसीईआरटी जो है आईडी एक बार जरूर पढ़ना, बिकॉज उस लैंग्वेज से काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव वाले आते हैं। ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए जिनने की पूरे साल रेफरेंस बुक से पढ़ा है। देन लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला टिप ये है कि पीवाईक्यूज आर मैंडेटरी। पीवाईक्यूज बहुत डिफरेंट तरह के मिलेंगे, बीट एमसीक्यूज या फिर सब्जेक्टिव क्यूएनएस। सो प्लीज पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, पीवाईक्यूज को रिव्यू करना। एंड मैक्रो में क्वेश्चंस आर वेरी लिमिटेड। आईडी इज वेरी थ्योरेटिकल, वहां से आपको डिफरेंट तरह के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मैक्रो में उतने तरह के क्वेश्चन नहीं दिख सकते। दैट इज व्हाई क्वेश्चंस आर लिमिटेड। सो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना मैक्रो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट थिंग इज डू एमसीक्यूज टू, स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यूज में, एंड अगर उन क्वेश्चंस को आप पहली बार देखोगे एग्जाम में जाके, देन इट कैन गेट डिफिकल्ट। सो बेटर है कि एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, एक बार रिव्यू करके जाओ, सो विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज। थर्ड एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट न्यूमेरिकल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ग्रेटर, यानी कि बढ़ती है when there is conceptual clarity. So I saw many people were struggling with numericals, so I gave this answer जहाँ पे मैंने बोला numericals scared me too, but trust me, once you just start solving them, you will find them very easy. Now this is very generic और लगता है कि हाँ भाई सभी बोलते हैं, but the best way to get good at numericals, especially जो कि humanities के बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसको थ्योरी समझ आती है, जो कि हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहा था 2 सालों से, उसके लिए बेस्ट वे है टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देन व्हाई शुड आई कैलकुलेट प्रॉफिट और समथिंग एल्स टू? मुझे क्यों कैलकुलेट करना है प्रॉफिट? सिंपली बिकॉज इट्स एन इनफ्लो ऑफ मनी। प्रॉफिट जो है वो इनकम है, इनफ्लो ऑफ मनी है, जो कि इनकम जनरेट करेगा। सो कोई भी चीज जो कि इनकम जनरेट करती है नेशन में, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। बट कई बार क्या होता है, व्हेन वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो हम इतना दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ न्यूमेरिकल यूनिट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि ओके दिस इज द फॉर्मूला, ये यूनिट्स हैं और ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगाना और ऐसे ऐसे करना है। बट अगर आप उस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिडक्ट करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, देन यू विल रियलाइज कि एट द एंड अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो, गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। सो बस एक बार कॉन्सेप्ट को क्रैक करना है एंड यू विल गेट better at. Just like that, you will find answers to all the doubts in numericals. Secondly, मैंने ग्राफ के बारे में बोला था, apply the same strategy. Assuming you would be better in theory, so y is the break-even point at the certain point, and you will find its answer in the theory itself. This way, you won't have to memorize neither the formulas nor the graphs, as you have now completely understood the topic. Now, eco as a whole की बात करें तो यहाँ पे paper presentation should be good, especially जो आपके IED के questions आने वाले subjective और कुछ macro के भी subjective questions वहाँ पे। Now you can check the recent video which I uploaded on the channel, which is about answer writing, and if you have time you can go through the whole video, and if you don't have time तो सिर्फ वीडियो को ओपन करके जितने मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं पूरी PDF में उनको एक बार गो थ्रू कर सकते। Now the second thing is practice graphs, schedules, etc. जितनी भी चीजें होती हैं 100% पूरी तरीके से। Now why you have to do this?
दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे तो आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं, बट जब आपको कोई एग्रीगेट डिमांड के बारे में सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप बगल में एक ग्राफ बना सकते हो एडी का, वहां पे एग्जामिनर के ऊपर और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड इफ यू मिस्ड 1 पॉइंट और 2 इन योर आंसर, या फिर आपने मिस नहीं भी किया है, then also there is a high chance कि वो आपको full marks ही दे। Thirdly, review PYQs of macro plus IED2, क्योंकि repeated questions काफी ज्यादा आते हैं macro और IED, macro and ID जितने ज्यादा आप सिर्फ PYQs review कर सकते, even if you don't have the time to review the answers या फिर solve करने बैठना, तो जितने ज्यादा questions आप सिर्फ देख सकते हो एक बार में, कोशिश करना कि उनको देख लो। Now चौथा पॉइंट है solve minimum 2 SQPs, and specially अच्छा होगा कि अगर आप पिछले साल का और इस साल का SQP solve करो। I have already told this in the last video कि पहली बात तो आप एग्जाम सिचुएशन से काफी ज्यादा अकस्टम हो जाओगे, एंड सेकंड चीज जो है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं, जो कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे एकदम आपके मेल नहीं खाएंगे। तो अगर आप एसक्यू में ऑलरेडी देख लोगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ईजी होगा और टाइम कंज्यूम उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि कई लोग इकोनॉमिक्स पूरे साल पढ़ते हैं बट उस तरह से अप्रोच कभी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से एग्जाम के लिए करना होता है, एंड दैट इज व्हाई फ्यू टाइम्स पीपल स्कोर लेस देन जो उनकी एबिलिटी। सो एनालाइजिंग PYQs और SQPs या फिर दोनों ही साथ में इन द राइट वे टू प्रिपेयर स्मार्टली। मैं कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज या फिर एक बार रिव्यू करके दिखाऊंगा, एंड उसको किस तरह से आप अपनी स्टडीज में प्रिपरेशन में स्मार्ट तरीके से इनकलकेट कर सकते हो वो बताऊंगा। सो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं ये सारे आपके SQP के हैं इसी साल के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 मार्कर है। अब क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन इमेज केयरफुली। इमेज में मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रल बैंक बना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है उड़ता हुआ ऊपर दिख रहा है, एंड यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, बैंक रेट, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रेपो रेट। ये तीनों कॉन्सेप्ट से जिसने भी एक बार बुक उठाई होगी उसको पता होंगे कि क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस उसको पता होंगे। अब क्वेश्चन क्या है, explain any 2 indicated measures taken by the central bank to control the highlighted macroeconomic issue। Now highlighted macroeconomic issue क्या है, आप जैसे ही इन 4-5 टर्म्स को देखते हो आपको पता है issue is the inflation, ठीक है। What will be the measures taken by the central bank। पहली बात तो जिनने भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है they will know कि हम बैंक रेट, रेपो रेट इन चीजों को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, बट इस इमेज से भी इंडिकेट हो रहा है कि ये सेंट्रल बैंक है एंड ये एक तोप टाइप की बना रहा है और उसको ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट को ऊपर की तरफ इन्फ्लेशन की तरफ डाल रहा है। सो इस समय क्लियरली पता चल रहा है कि क्या मेजर हम लोग लेने वाले हैं, बैंक रेट को घटाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, रेपो रेट को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं, यू नो दैट। सो बस आपको क्या करना है, उन मेजर्स को इंडिकेट करते हुए बस नीचे लिख देना है, और वो भी 2 इंडिकेटेड मेजर्स, तीनों को भी नहीं बताना है। एंड दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बैंक रेट को, रेपो रेट को एक्सप्लेन कर दो एक लाइन में, एंड देन दूसरी लाइन में आप बताओ कि आप क्या करोगे, क्या मेजर लोगे। ये क्वेश्चन लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इस तरह के इजी क्वेश्चंस, ब्राउनी पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 मार्कर है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए आपको, दोनों क्वेश्चंस एक बार पढ़ते हैं। मिस सारिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवरी मंथ शी अर्न्स रेंटल इनकम, ठीक है, रेंटल इनकम है फ्रॉम अ प्रॉपर्टी शी ओन्स। शी हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट FD उनकी, व्हिच प्रोवाइड हर विद इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट से भी इनकम आ रही है और रेंट से भी इनकम आ रही है, तो यहाँ पे रेंटल ये सब हटा दो, सीधे से देखो रेंट एंड इंटरेस्ट से इनकम आ रही है। ओकेजनली शी रिसीव्स कैश ट्रांसफर फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स अब्रॉड, तो कैश भी उनको आता है। क्लासिफाई मिस सारिका's income as factor income or transfer income, giving valid reasons in support of your answer। Now factor income और transfer income भी बहुत ही इजी सा और सिंपल कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, विच इज अ 4 मार्कर, एंड रीजन को जस्टिफाई करते हुए। अब होता क्या है, नॉर्मली हम लोग को क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आते हैं। दिस इज लाइक अ वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते थे, सो ट्रीट इट लाइक दैट ओनली। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखते ही समझ गया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। द वैल्यू ऑफ जीडीपी की वैल्यू दी है, कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। Okay, in the light of the given statement, explain the expenditure incurred by any two। So simply थोड़ा सा complicated language में लिखा है, but हमें ये समझना है कि expenditure method के बारे में दिया है, एंड हमसे फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया है। सो एक्सपेंडिचर मेथड में 4 सेक्टर्स होते हैं, विच आर गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सो इन 4 सेक्टर्स में से कोई 2 सेक्टर्स उठाइए एंड उनको फाइनल एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में बस 4 नंबर में आपको समझा दें। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस इज अ 3 मार्कर। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ। तो देखो जैसे ही मैंने पहला शब्द पढ़ा पाकिस्तान, वैसे ही मैं समझ गया कि पाकिस्तान तो कहीं और दिया नहीं है, सिर्फ लास्ट चैप्टर में दिया है जहां पे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरेटिव डेवलपमेंट हो। सो क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% 1990s तक। हाउएवर इट लॉस्ट इट्स ट्रैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलिंग टू 5.3%, गिर गया 2015 से 17 में। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या तुम अग्री करते हो ऐसा हुआ है? एंड जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ऑलरेडी कंपैरेटिव स्टडी में आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, एंड इफ यू नो द थ्योरी तुम आसानी से इस क्वेश्चन का 3 नंबर में
आंसर कर दोगे। अब अगर कई लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आंसर करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से सोच सकते हो एंड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है या फिर आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है इन क्वेश्चंस के लिए, ये बता पाऊँ। नेक्स्ट इज आईडी का 6 मार्कर। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 6 मार्कर मैक्रो का नहीं लिया है। उसका रीजन सिंपल है कि वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन द 30th April 1956 which will help speeding up industrialization and in particular to develop heavy industries and machine making industries, to expand the public sector and to build up a large and growing cooperative sector. सोर्स आपको दी गई, कुछ लेना देना नहीं है, प्लानिंग कमीशन के बारे में बोल रहे हैं। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो यही होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको जो हाईलाइटेड दिया होगा, कोटेड दिया होगा, वो आपके सिलेबस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा और आपके क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें भी आपको घबराना नहीं है उस चीज के लिए। मेन जो क्वेश्चन है आपको लास्ट में आने वाला है, सो आप देखिए, कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द रिवाइज्ड पॉलिसी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये आपकी बुक में दिया है और ये आपने अच्छे से पढ़ा है, सो इसका आप आंसर आराम से दे सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन, द इंप्लीमेंट ऑफ लैंड सीलिंग। देख ठीक है, लैंड सीलिंग भी इसी चैप्टर में आता है। लैंड सीलिंग देखते पता चल गया कि लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, क्या चैलेंजेस थे वो भी साफ साफ लिखे वहां पे, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और में दिया गया, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो आपको क्लियर होगा कि चैप्टर 3 से आया है। हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट, सिंपली एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट एंड डिमेरिट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स यू विल एग्री। गिव वैलिड एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप वैलिड एक्सप्लेनेशन देंगे जहां पे आप प्रोज एंड कॉन्स उसके बता देंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय 1991। हम मजबूरी में आ गए थे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, हम बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे बहुत सारे रीजंस थे, ऑलमोस्ट 6 से 7 रीजंस ऑलरेडी लिस्टेड थे। सो स्टेट एनी 2 रीजंस, दो मैंने आपको बता दिए, वही आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज भी थोड़े लाया हूं। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि असर्शन एंड रीजन जो है, ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से सिमिलर हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने स्टेटमेंट्स अच्छे से देखे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, आप इस क्वेश्चन को आंसर आराम से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ द डैश द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का हमने कैसे किया? ये बात कर रहा है इकोनॉमी की और सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात कर रहा है। तो क्या यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी काम हो सकता है या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का? डू यू थिंक सो? WTO या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो सकता है और बहुत ही क्लियरली चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है कि इन दोनों में से कौन है। यू नो इट। सो एक तरफ से ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और दूसरी तरफ से ऐसे बहुत ही इजी एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, सो यू नीड नॉट वरी। नेक्स्ट इसी तरह से मैं मैक्रो के भी एमसीक्यूज लाया हूं। दिस इज व्हाई आई सेड कि मैक्रो के एमसीक्यूज आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कुछ ग्राफ बेस्ड और न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यूज में, जो कि आपको 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा लेंगे करने में। सो इट विल बी इजी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएं तो। नाउ इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे ट्रू क्या चीज है? अब ऑब्जर्वेशन अगर आपने ग्राफ की पढ़ी है अच्छे से, सो यू नो द आंसर क्लियरली, एंड इस क्वेश्चन का आंसर डिफिकल्ट नहीं होगा इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, एंड अगर आप वो न्यूमेरिकल वाली एंड ग्राफ वाली टेक्निक यूज कर रहे हो जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। सेकंड थिंग इज, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो है आपकी रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 173.82 लाख करोड़। अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने अगर जीडीपी डिफ्लेटर वाला जो फॉर्मूला है नॉमिनल और रियल जीडीपी का, वो आपने पढ़ा है, तो आप सिंपली उसको पुट ऑन करोगे और आंसर निकाल दोगे। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिखा के एनालाइज करा के बताने का सिंपली ये था कि देखो कुछ टेक अवेज ले सकते हैं कि पहली बात तो आपको कुछ बहुत ही इजी ब्राउनी पॉइंट वाले, जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन दिखने वाले हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर दोगे, जो कि डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ रहे होंगे। एमसीक्यूज में भी होंगे, सब्जेक्टिव में भी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जिनको आप विद प्रैक्टिस विद सम गुड टेक्निक्स जैसे मैंने बताई, आप उनको भी क्रैक कर सकते हो। देन देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्चुअली आ सकते हैं, फिर थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं। स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे जो कि आपको थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, तो उनको आप कैसे अप्रोच करोगे वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, लाइक दिस इमेज बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपका बीच में एक जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आया था। सो इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी और अपना कॉन्सेप्ट और अपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं, बल्कि क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कई सारे ऐसे होंगे जिनको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि आपको आंसर क्या करना है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन, एंड मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस गैप डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो पे।